भाग 4 की बात करते हैं, जो हमारा बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जो हमारे भाग 4 में है, जो हमारे अनुच्छेद को वर्णित करते हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। हमने भाग पहला पढ़ लिया है, भाग 2 पढ़ लिया नागरिकता, भाग 3 पढ़ लिया मौलिक अधिकार। अब भाग 4 की बारी है, जिसको बोलते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमने कहाँ से लिया है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है भाई, ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया। डीपीएसपी कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, डीपीएसपी कौन से भाग में है? 4th भाग में है, पार्ट 4th में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 36 से 51 है। 3 क्वेश्चन, ठीक है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ये चीज़ आपको कुछ नोट करनी होंगी, जो हमारे वनडे एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम इनको बात करने वाले हैं कि भाई हमारे जो अनुच्छेद 36 से और 51 के बीच में क्या क्या लिखा हुआ है, या क्या क्या इनके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानो कि ये क्या चीज़ें हैं। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ये कहते हैं एक बार हम कि ये हम किसी भी न्यायालय द्वारा, जैसे हम अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मौलिक अधिकार के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या है भाई, कि मान लीजिए जो हमें संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर हम उनमें से हमारा एक के भी हमें उनका पूरा अधिकार नहीं मिल रहा या कोई हमसे उन्हें छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और उसको हम पूरे अधिकार अपना पाने के काम करते हैं, या उसको वहाँ पे हम अपना उसको एनफोर्स करते हैं, या उसको हम अपरिवर्तनीय या परिवर्तनीय रोल में हम उसको कन्वर्ट कराते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर वो मौलिक अधिकार से हमसे वंचित कोई रखता है, स्पेशल सरकार भी अगर कोई हमसे इस चीज़ को वंचित रखती है, मौलिक अधिकार ना देती है, तो उसके खिलाफ भी हम उनको मतलब उनको फोर्सेबल करा सकते हैं किसी कोर्ट द्वारा, मतलब उनको हम लागू करा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा भाग है जो हमारा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। जो इसमें बातें लिखी हैं वो हमारे राज्य की मर्जी है, वहाँ राज्य की मर्जी नहीं थी। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है और मौलिक जो ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनके बारे में थोड़ा सा एक आप समझ लीजिए कि वो हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट्स वो हम उन्हें सरकार से ज़बरदस्ती भी अप्लाई करवाते हैं, ज़बरदस्ती भी ना चाहते हुए, क्योंकि हमें रास्ता पता है अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही खुद उसको फटकार लगाएगा सरकार को कि ये लागू करो, इससे वंचित मत रखो इस स्पेशल वर्ग को या किसी व्यक्ति को। तो हम व्यक्ति विशेष के रूप में भी हम उसको अपने उस पर प्रभावी करवा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर हम भाग 4 की, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि भाग 4 जो है ये हमारा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ये हमारे राज्य की मर्जी है। इसमें लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है कि जब राज्य पूर्ण विकसित हो जाएगा या सक्षम हो जाएगा, वो अपने आप या खुद ही या जो अपने मर्जी से ही इनको धीरे धीरे लागू करता जाएगा। जैसे कुछ जो हमारे डीपीएसपी हैं वो हमारे लागू भी हैं, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको बताऊंगा मैं कौन कौन से लागू किए हैं। जब राज्य सक्षम हुआ है तब आप जनता व नागरिक को उन्होंने देने काम किया है। ये मिड डे मील वगैरह जो है, फ्री शिक्षा जो है, ये हम इनको ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे बच्चों को तो तुम दलिया दो ही दो, ये हमारे मौलिक अधिकार में है तो हम इसको लेकर आएंगे। नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य की मर्जी है। एक तरह से आज बोल लीजिए, अगर सरकार चाहे तो भला, ना चाहे तो भला, हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जितना सरकार दे रही है इतना बहुत है। अभी फ्री जो राशन बट रहा है वो सरकार की मर्जी है भाई, वो जब तक बट रहा है बटता रहेगा। हम ऐसा नहीं है कि अगर कल को मोदी ने वो बंद कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जा खड़े हो जाएंगे, देखो जो मोदी ने पहले तो 4 साल तक तो किया, अब नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देगा कि ये जो अपरिवर्तनीय है ये किसी भी कोर्ट द्वारा जो है लागू नहीं करवा सकती किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, ये उनकी मर्जी है। जब राज्य सक्षम की दिशा राज्य पर पथ पर चलेगा तब ये चीज़ें आपको निकाल कर देता रहेगा। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी थी पहले नहीं थी, बाद में जुड़ी हैं। जैसे 6 से 14 साल बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा है, यहाँ से निकाल के उन्होंने जो मौलिक अधिकार में डाल दिया, किया है ना ऐसे काम। पेंशन का जो होता है वृद्ध पेंशन जो होती है, या अब जो सोलर सिस्टम की जो हमारी परियोजनाएं चल रही है, योजनाएं चल रही हैं, ये हम योजनाएं ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये उनके तो निर्देश हैं उनके लिए कि आप ऐसा करोगे जब आप सक्षम हो जाओगे, कि आप राज्य के लिए ऐसा करोगे जब आप सक्षम हो जाओगे, नागरिकों के लिए ये प्रावधान लाओगे, ये सिर्फ बताया गया है उन्हें। ये नहीं बोला गया कि आप इसके लिए बाध्य हो, बाध्य नहीं है, कोई सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार के खिलाफ आपके अगर कोई जाता है तो उसके लिए सरकार आपके लिए बाध्य है। तो सबसे पहली बात आप इसके लिए दो लाइनें जो है वो लिख लो कि इसमें हमारा
जो है फंडामेंटल राइट्स और इधर फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है। और इधर है हमारे डीपीएसपी। इसमें कुछ असमानताएं हैं, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इनमें हमारा क्या फ़र्क है। जैसे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमारे परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय हैं, वे हमारे परिवर्तनीय हैं। परिवर्तनीय मतलब ये है अगर हमारी सरकार इनसे छीन रही है तो हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जा सकते हैं, सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, तो ज़बरदस्ती उन्हें हम अपने ऊपर लागू करा सकते हैं। जबकि ये अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, इनको हम किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं। ये हमारे जो हैं ये हमारे हैं, हमारे क्या बोलते हैं, नकारात्मक हैं। किसमें? नकारात्मक है। नकारात्मक, नकारात्मक किस तरीके से बोल रहा हूँ मैं? ये नकारात्मक ये है, ये कहीं ना कहीं सरकार को, सरकार के काम में बाधा डालती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बाध्य है। मतलब सरकार कुछ काम करने जा रही है, सरकार मान ली यहाँ पे कुछ नियम लागू करने जा रही है, तो लोग खड़े हो जाएंगे, उनका अपोज करेंगे, धरना देंगे, उनका जो है सम्मेलन करेंगे, उनका अपोज करेंगे, कुछ अपवाद करेंगे, टिप्पणी करेंगे, कुछ ऐसी। तो ये मतलब सरकार के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक है, जबकि ये सरकार के लिए क्या है? सकारात्मक है। सकारात्मक है मतलब पॉजिटिव है इन नेचर, और ये है नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। वे पॉजिटिव इन नेचर हैं, ये नेगेटिव इन नेचर है। एक तीसरी बात है, ये स्वतः ही हमारे लागू हो जाते हैं, स्वतः ही लागू हैं। मतलब अब कोई ये एक्ट नहीं बनाना पड़ता सरकार को कि हमने एक्ट बनाया उसके बाद आपको ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि अब आप बोल सकते हो। नहीं, हमें तो जब से जन्म हुआ है हम जब से बोल सकते हैं, मतलब हमें, हमारे लिए मौलिक अधिकार जन्म से दिए गए हैं, उन्हें लागू कराने की कोई जरूरत नहीं है। तब कि ये स्वतः लागू नहीं है, ये सरकार की मर्जी पर हमारे लिए दिए जाएंगे समय समय पर, ठीक है। ये जो हमारे डीएसपी लागू करवाने पड़ते हैं, समय के अनुसार सरकार करती है, ये स्वतः ही लागू नहीं होते हैं, बस ये लिख लीजिए, स्वतः नहीं, बस। तो समझ गए मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि ये परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय वाला, एक ये नकारात्मक, एक सकारात्मक। भाई नकारात्मक सरकार की दृष्टि से देखो आप, सरकार की दृष्टि से नकारात्मक ये देखो कि मान लिया किसी भर्ती को उसे रद्द करना है, तो बच्चे धरने बैठ जाते हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मान लिया कोई सरकारी दफ्तर बिजी है, कुछ भी है, तो लोग ट्विटर अभियान करते हैं, उन्हें आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के काम में कहीं ना कहीं बाधा डालते हैं, जो सरकार अपना सोचती है ऐसे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। तो ये क्या बोलती है सरकार कि हमारे बात काम के लिए नकारात्मक है, और ये क्या है, ये उनके सकारात्मक क्यों है कि जब उनकी मर्जी होगी जब इन्हें लागू कर देंगे, जब उनमें से कोई सा भाग लागू कर देंगे। इनकी ये नहीं है कि ये दबाव में नहीं करते, ये बाध्य नहीं है कि नहीं भाई तुम तो 36 से 51 जितने भी फंडामेंटल ये डीपीएसपी हमारे हैं उन्हें सभी लागू करो, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना किसी कोर्ट करवा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनके अनुच्छेद को लेकर कि एक अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, सबके बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसकी 36 से 51, कितने अनुच्छेद है इसमें? अनुच्छेद 36 से 51 है। वही बात है जैसे हमारे मौलिक अधिकार की बात करी थी, 12 से 35 थे मौलिक अधिकार, तो 12 में क्या थी? राज्य की परिभाषा। इसी में क्या है? आर्टिकल 36 में, आर्टिकल 36 में है राज्य की जो है परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है कि हमारा राज्य क्या है, क्या इसमें चीजें हैं, क्या नहीं है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। और फिर बात करते हैं 35 अनुच्छेद क्या बोलता है? 35 अनुच्छेद ये बोलता है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकता, ये अपरिवर्तनीय हैं। इनको हम किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी कोर्ट के माध्यम से, इवन जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हम इनको लागू नहीं करवा सकते हैं। हमारा जो अनुच्छेद 37 कहता है, मैंने 35 लिख दिया था, ठीक है। न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा ये हमारे अपरिवर्तनीय है, ठीक है।
अब बात करते हैं अनुच्छेद 38 की क्या है। ये है हमारा, ये बोलता है हमारा कि जो हमारा राज्य है ये हमारे सभी नागरिक के लिए आर्थिक, सामाजिक और हमारा जो ये है आर्थिक और सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। क्या बोलता है अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38 कि हमारा जो राज्य है ये सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जो हमारा न्याय है वो प्रदान करेगा। ठीक है, ये बात करता है हमारा अनुच्छेद 38। अब एक एक आर्टिकल को नोट करते जाइए कौन से आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 39 की बात करते हैं। हमारा आर्टिकल 39 या अनुच्छेद 39 क्या बात करता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। 38 क्या बात करता है कि हमारा जो आर्थिक, सामाजिक और ये न्यायिक है ये हमारे लिए जो न्यायिक जो हमारा इक्वलिटी है वो हमें प्रदान करेगा, जो हमारा अनुच्छेद 38 बोलता है। 39 बोलता है राज्य के लिए कुछ निर्देश हैं, राज्य के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे राज्य के लिए कुछ निर्देश हैं, जैसे पहला है महिला व पुरुष के लिए, महिला व पुरुष के लिए आजीविका के समान अवसर प्रदान करेगी, समान अवसर प्रदान करेगी। जैसे समान अवसर ऐसे है, जैसे राज्य अगर मान लिया हमारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाता है पुरुषों के लिए, तो महिलाओं के लिए भी अनिवार्य करेगा वो, मतलब वो महिलाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस देगा या उनके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। ये एक समान अवसर जो प्रदान करता है कि ड्राइविंग लाइसेंस ये है तो महिलाओं के लिए है तो पुरुषों के लिए भी है। फिर दूसरा करता है, जैसे मान लिया वैकेंसी निकलती है हमारी, जो मतलब ट्रेन के ड्राइवर आपने देखे होंगे, वंदे भारत जो है ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसके जो पायलट हैं, लोको पायलट हैं वो महिलाएं हैं। जेट फाइटर जो है उनके पायलट जो है लोको पायलट है जो वो लेडीज़ हैं या महिलाएं हैं, तो वो उनको समान अवसर तो प्रदान करता है। और जो पुरुषों के लिए अवसर है वही हमारे महिलाओं के लिए है। तो ये भी कोशिश हमारे राज्य की होगी और राज्य से गुजारिश है, इस आर्टिकल में लिखा है कि अगर जब जब राज्य सक्षम होगा, जब जब ये काम करने के लिए वो बाध्य या उस काम करने के लिए वो योग्य हो जाएगा, तो खुद ही वो स्वतः ही इन काम को या इस आर्टिकल को हमारा लागू कर देगा। जैसे अभी इनमें से कोई सा भी आर्टिकल हमारे ग्राउंड लेवल पर अभी अप्लाई नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके होता है। जैसे इसमें की अगर हम बात करें तो इसमें समान वो है ना, आपको दिख रही है ना समानता, कहीं ना कहीं दिख रही है ना, कि जैसे हमारा ड्राइविंग है, ड्राइविंग पुरुषों के लिए तो महिलाओं के लिए भी है। ये हमारा राज्य का फर्ज था कि जो अवसर हम लोग उनको लिए दे रहे हैं, कैब ड्राइवर जैसे लोग पुरुष हुआ करते थे, आज महिलाएं हैं। तो ये समानता का ये जो हमारा अवसर है प्रदान करेगा जब जब हमारा राज्य सक्षम हो जाएगा या उस काम करने के लिए योग्य हो जाएगा, तब तब हमारा ये राज्य इसके लिए कटिबद्ध है। दूसरा है संसाधनों का समाज में समान वितरण। मतलब जो भी संसाधन है, मान लिया मेरे पास ट्रैक्टर है तो आपके पास भी होगा, आपके भाई के पास, आपके चाचा के पास। तो ये भी हमारी जो प्रक्रिया है या ये जो बातें है लिखी हुई है, ये राज्य बाध्य नहीं है। कभी आप जाके बोलो सर हम उस पर तो ट्रैक्टर है तो मुझे दो, ये अनुच्छेद जो हमारा जो 39 है उसमें लिखा हुआ है
कि जो हमारे ये संसाधनों का जो समाज में समान वितरण करेगा, जो संसाधन है उनका समाज में समान वितरण करो। अब मैं कहाँ से करेगा समाज, लेकिन राज्य जब कर देगा, सरकार जब करेगी, जब कभी आने वाले समय में पूरी सक्षम हो जाएगी, तब यह अनुच्छेद भी हमारा मौलिक अधिकार में बदल दिया जाएगा, तो हम इसको जबरदस्ती फिर ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये काम भी हमारा सरकार करेगी, हम भी खुद नहीं करेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है हमारा धन के विकेंद्रीकरण को रोकना। धन के विकेंद्रीकरण को रोकना। जैसे आश्चर्यचकित बात यह है कि हमारे समाज में धन का विकेंद्रीकरण मतलब यह है, जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। मतलब विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि किसी एक के पास धन का इकट्ठा ना होना, हर लेवल पर धन का पहुंचाना। जैसे मान लिया अगर 10 लोग हैं तो 10 रुपये, ऐसा नहीं है कि 10 के 10 दे दिए, इनके पास कुछ भी नहीं है, या 8 रुपये इसके पास है, अगर 2 में से बाकी इनको बांट दिया। विकेंद्रीकरण मतलब यह है अगर इसके पास 1 रुपया है तो प्रत्येक के पास 1-1 रुपया है, इसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, विकेंद्रीकरण बोलते हैं। अब हमारे जो 1% लोग हैं ना, हमारे पूरे भारत में 1% लोगों के पास 70% पैसा बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको वेल्थ बोलते हैं या धन बोलते हैं, और बाकी जो 99% लोग बचे हैं, जिसमें से हम भी हैं, उनके पास सिर्फ 30% धन है। इसका मतलब ये है अगर 10 रुपये हैं, अगर 10 रुपये समाज में या हमारे भारत में हैं, तो 10 रुपये को इस तरह से बांटा गया है कि 10 का जो 70% है, मतलब 7 रुपया जो है वो एक ही आदमी के पास है, और बचे हुए जो 9 आदमी है ना, उनके पास 3 रुपये ही है बस। समझ गए, 1% लोगों के पास भारत का 70% पैसा है, और बचा हुआ 30% जो पैसा है, 30 रुपये जो है वो 99 लोगों के पास है 100 में से। तो इस चीज को रोकने का काम करेगी सरकार, लेकिन अभी तो नहीं कर रही है, अभी तो नहीं कर रही है। अभी अंबानी अडानी से पैसा ले लेके आपके जेब में थोड़ा फेंक देगी, लो जी, और आप बोलेंगे सर हमारे तो ये तो अधिकार है, हमें इसे दो, नहीं बोल सकते। लेकिन आने वाले समय में ऐसा समय आ सकता है कि सरकार इस चीज़ को लागू कर दे और बताए कि धन का विकेंद्रीकरण करने के हम अब सक्षम हैं। अगर एक आदमी की पेंशन या एक आदमी कमाई 10,000 रुपये है, तो भारत के हर आदमी की जो कमाई है वो 10,000 रुपये कर दे, उसको बोलते हैं धन का विकेंद्रीकरण या जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी। ठीक है, फिर अगला क्या बोलता है इसमें, फोर्थ, कि मेल या फीमेल मतलब पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब अगर महिला किसी काम को कर रही है, जो जितना पैसा पुरुष को मिलता है उतना ही हमारा महिलाओं को मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारा देश या हमारा जो राज्य है या हमारी सरकार जो है जब सक्षम हो जाएगी, जब एलिजिबल हो जाएगी तब, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहे, जब हमारी पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी तब। अब आया हमारा आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए, कैपिटल ए। एक चीज तो आप पहले यहां नोट कर लो कि जितने भी कैपिटल ए बी सी डी, जितने भी एफ जेड तक आएंगे, जितने भी आएंगे कैपिटल, इनका मतलब ये है कि ये संविधान में हमारे में बाद में जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े हैं ये, मतलब ये संशोधन करने के बाद जुड़े हैं, ये हमारे उसमें संविधान में संशोधन हुआ है तब ये जुड़े हैं। और अगर आप इसकी जगह मिलता 39 का ए, ये इसका मतलब ये हमारे मूल संविधान में था। जैसे कि मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है ना, ये फोर्थ क्या है, ये 39 का, जो अगर मैं आपको दिखाऊं इसे जो लिखा हुआ है बुक में, 39 का ए है, ये है सॉरी डी। ठीक है, अब ये 39 का कैपिटल ए मतलब ये है, ये हमारे संविधान में बाद में जुड़ा है, ये हमारे संविधान में बाद में जुड़ा है 39 का ए। तो जब बाद में जुड़ा है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा होगा भाई। जब जुड़ता कैसे है, हमारे जुड़ने की क्या प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन होना करना पड़ता है, मतलब संविधान की जो किताब है उसको खोलना पड़ता है। तो कब खोली वे किताब, वो खोली हमारी 42वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान
संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 1976 में। किसके समय में हुआ? इंदिरा गांधी जी के समय हुआ। इंदिरा गांधी जी के समय हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट ये है हमारा संविधान संशोधन, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी संविधान संशोधन है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि संविधान में जो संशोधन हुआ था 42वां, उसको अपोज करने के लिए या उसको पलटने के लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां। 44वां कब हुआ था? 1978 में हुआ था। जनता दल की सरकार थी और पीएम कौन थे हमारे? जब पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई। तो ये इस चीज को पलटने के लिए होता। जितनी कार्य या जितने एक्ट इस संविधान में बने ना, उसके लगभग 80% इसमें लाके वो या तो बदल दिए गए या कैंसिल या रद्द कर दिए गए थे। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि संविधान का 1/3 भाग इसमें बोलते हैं कि 1/3 पार्ट जो इसमें अमेंड कर दिया था या संशोधन कर दिया था। इतना बड़ा संविधान संशोधन था ये जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो 39 के सब क्लोज या क्लोज ए में क्या है? समान न्याय एवं समान न्याय एवं समान न्याय एवं मुफ्त विधिक सहायता। समान न्याय एवं मुफ्त विधिक सहायता या इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसको बताते हैं ऐसे, जैसे हमारे कोई रिक्शा चालक है, अब उस पर कोई केस हो जाता है, तो उसको केस की तुम्हें पता ही है कि भाई हमारे वकील का कितना खर्चा होता है। जितना बड़ा वकील उतना ही मोटा खर्चा है। तो जो गरीब आदमी है, जो गरीब तबके का आदमी है, वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाता है, वो न्यायालय की तक नहीं पहुंच पाता है, न्याय के जो करीब वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वकील इतने महंगे हैं। जो आदमी एक दिन का रोटी को जो दिन में कमाकर शाम को रोटी रोजगार अपना काम करता है, वो कैसे भाई किसी चीज़ पे एक्स्ट्रा खर्च कर देगा, कैसे किसी बड़े वकील को कर लेगा। तो मतलब जो गरीब, जो दबा हुआ वर्ग है, वो तो दबा हुआ रह जाएगा, उसको न्याय भी नहीं मिल पाएगा। और हकीकत भी यही है, उसे न्याय नहीं मिल पाता। और जो पढ़े लिखे या अच्छे विद्वान लोग हैं या जो काफ़ी मोटे पैसे वाले हैं, वो तो अच्छे वकील करते हैं और मरे से मरे केस को वो जीवित कर देते हैं। आपने देखा है ना, क्योंकि सारी पावर वकील के पास होती है कि उस केस को कैसे जिताना है, कैसे हराना है, किसके लिए क्या पलटवार करना है, सारी वकील जानते हैं। लेकिन ये चीज़ जो हमारी जो इंदिरा गांधी जी ने जोड़ी, ये बहुत अच्छी जोड़ी कि समान तो न्याय मिलेगा। चलो न्याय तो समान है ही है, लेकिन मुफ्त विधि सहायता मिलेगी। मतलब आपको फ्री में सरकारी वकील दिया जाएगा जो आपकी तरफ से केस लड़ेगा। समझ रहे हो? फ्री विधिक सहायता मिलेगी आपको। आप किसी भी वर्ग के आदमी हो कि भाई अब कोई भी न्याय से वंचित नहीं होगा। अगर कोई गरीब आदमी है तो भी वो अपने न्याय के लिए लड़ेगा। आर्टिकल 39A हो गया। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या है? पंचायत। क्या है? आर्टिकल 40 पंचायत। पंचायत मैंने आपको पहले पढ़ाया था, कब? जब अनुसूची पढ़ाई थी। अनुसूचियां जब मैंने पढ़ाई थी तब भी पढ़ाया था मैंने पंचायत। ठीक है? तो ये पंचायत जो है हमारा, ये इसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब ये जुड़ा? तब हुआ था हमारा 73वां संविधान संशोधन। संविधान 73वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। तो आर्टिकल 40 क्या बोलता है? पंचायत। पंचायत, और मैंने बताया जब हमारे जो अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, पंचायत भी और म्यूनसिपैलिटीज़ भी। 73वें से पंचायत जुड़ा और 74वें संविधान संशोधन से म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, नगर पालिकाएं जुड़ी। अब आर्टिकल बात करते हैं हम 41 की। आर्टिकल 41 हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 41 बोलता है कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा लोक सहायता पाने के अवसर
कुछ दशाओं में कार्य, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अवसर। जैसे मैं आपसे बात करूं ट्रिपल बी की, बै और बै से क्या है, ये है भाई हमारा बुढ़ापा, बेरोजगारी, और ये वैसे है हमारी क्या, बीमारी। ये कुछ दशाएं हैं। अगर ऐसा राज्य हमारा सक्षम हो जाए और एबल हो जाए कि इन तीनों व्यय पर कार्य करे, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको प्रति माह जो है 500 रुपये या 1000 रुपये दे, और जो बुढ़ापा है उनके लिए कर रहा है, अभी वृद्धा पेंशन है, ठीक है, ये सारी जो है जो स्कीमें हैं जो चलाई हुई है, ये इसके तहत चलाई हुई है कि अब राज्य थोड़ा सा इतना सक्षम हो गया कि एक व्यय में से कम, 3 व्यय में से कम एक व्यय पर तो वो काम कर रहा है। अब ऐसा होगा कि जब ज़्यादा सक्षम हो जाएगा, जब बेरोजगारी पर भी कुछ ना कुछ स्कीम बना देगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनके लिए इतने प्रति माह आप पैसे मिलेंगे। और बीमारी पर भी आप तुमने देखा होगा, बीमारी पर तुमने देखा है ना, कार्ड बन रहे हैं, कार्ड बन रहे हैं ना, मैं नाम भूल गया उसका कि कौन से कार्ड बन रहे हैं, वो मुफ्त इलाज के लिए जो बन रहे हैं, सरकारी जो कार्ड बन रहे हैं वो उनके लिए, ठीक है। तो अब इतना सक्षम है कि इन 3 व्यय में से 2 पर तो कम से कम अब काम राज्य कर रहा है, तो तीसरे पर जब ज़्यादा सक्षम होगा तब कर लेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है, हम इनको एनफोर्स नहीं कर सकते कि अब तुम तीनों पर काम करो, क्योंकि भाई हम डीपीएस भी पढ़ रहे हैं, हम मौलिक अधिकार नहीं पढ़ रहे। मौलिक अधिकार पढ़ रहे होते तो अगर ये हमारा अनुच्छेद में लिखा होता, इसका मतलब राज्य को ये हमें देना ही देना पड़ता। अब ये मौलिक अधिकार में ना लिखकर ये डीपीएसपी में लिखा है, और डीपीएसपी में लिखने का मतलब ये है अब राज्य की मर्जी है, कब देगा। अब राज्य की मर्जी जब होगी तब देगा। राज्य क्या बोलता है, राज्य जब बोलता है जब सर्वगुण संपन्न हो जाएंगे तब देंगे। अब सर्वगुण संपन्न कब होंगे उसका इंतजार करो, तब आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन हकीकत ये है जब जब राज्य सक्षम हुआ है उसने दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो अब आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि ये उसने दे दिया, खुद ही दे दिया, ये किसी के दबाव में थोड़ा ना दिया है। ये वृद्धा पेंशन जो है किसी दबाव में थोड़ा ना दी है, खुद दी है। ये जो बीमारी के जो स्कीम है, जो कार्ड बना हुआ है, ये भी जो उसने अपनी मर्जी से बनाया है, ठीक है, ये भी किसी के दबाव में नहीं बनाया है। तो आर्टिकल 41 का कहता है कुछ दशाओं में शिक्षा लोक सहायता पाने के लिए पाने के अवसर है, ये ने प्रदान करेगा कौन, राज्य। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 हमारा क्या कहता है कि कार्यों के लिए मनोचित दशाओं का होना, कार्यों के लिए मनोचित कार्य के लिए मनोचित दशाओं का होना, दशाओं का होना मतलब ये है कार्यों के लिए मनोचित दशाओं के लिए दशाओं का होना। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे आप महिलाएं हैं, आप महिलाओं हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं जॉब करते हो, प्राइवेट सेक्टर में कहीं आप कार्य करते हो और वहाँ ये फिक्स नहीं है कि आपकी संडे की छुट्टी होगी या नहीं होगी। सब जगह फिक्स है नहीं है। या कहीं आप सरकारी दफ्तर में काम करते हो, जैसे आप पुलिस की नौकरी करते हो, क्या आपको संडे की नौकरी या संडे की छुट्टी मिलती है? नहीं मिलती, संडे की छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इसके लिए वेतन जरूर मिलता है, आपको वेतन मिलता है। अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, जो हमारे पुलिस में वेतन मिलता है वो हमें 13 महीने का मिलता है, इंस्टीड ऑफ 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने की जगह हमें 13 महीने का मिलता है। 13 महीने क्यों मिलता है कि ये जो संडे होते हैं ना, इनका हमें वेतन मिलता है, जिसको हम 13 महीने बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लिया आपका कोई प्राइवेट सेक्टर है या सरकारी सेक्टर है, उसमें आपको अगर बोले कि यार हमें तो संडे की छुट्टी फिक्स कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हाँ इतना कोई मंत्रालय ऐसे हैं जिनमें सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसका मतलब उनके लिए भारत राज्य सरकार जो है सक्षम है, आपके लिए बोलती है। सीजीएल में है, जैसे कुछ मिनिस्ट्रियल है, कुछ जो है ऑफिस वगैरह है जो पुलिस में भी है, उनमें जो वीकेंड ऑफ होता है। अब जैसे और समझो इसमें, जैसे आप महिलाओं हैं, आप महिलाएं हैं, ठीक है, आप महिलाएं हैं और आप जो है आपको बच्चा हुआ है,
आपको बच्चा हुआ है। अब बच्चा हुआ है तो इसमें कोई राज्य पर तो बोझ है नहीं, मतलब सरकार पर तो कोई बोझ है नहीं, या प्राइवेट सेक्टर पर कोई बोझ है नहीं। आप बोलो कि मुझे तो यार बच्चा हुआ है तो आप मुझे छुट्टी दीजिए, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी जब ये हमारे अनुच्छेद 42 में लिखा है कि कार्यों के लिए मनोचित दशाओं का होना, तो ये भी मनोचित दशा है क्या, कि हमें बच्चा हुआ है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं लीव की आवश्यकता है, और लीव की आवश्यकता मतलब ये है कि आप इसके लिए सरकार को दबाव में नहीं बैठा सकते हो, ठीक है, आप इसके लिए दबाव नहीं डाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, अब महिलाओं की जब प्रेग्नेंट होती हैं, जो बच्चा हो जाता है, तो उसके लिए सरकार या राज्य अपनी तरफ से ही कुछ हफ्ते का उन्हें अवकाश देती है, कुछ हफ्ते का उन्हें अवकाश देती है। पहले तो कुछ कम हफ्ते थे, मतलब 12 हफ्ते करीब थे जो पहले उन्हें अवकाश देते थे। अब ये बढ़कर जो है 26 हो गए हैं, 26 सप्ताह का उन्हें अवकाश प्रदान करती है जो हमारे महिला जिनको बच्चे का जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई इतना ये दे दें, ये तो सरकार की मर्जी है, क्योंकि ये हमारी डीपीएसपी के अंदर है, अनुच्छेद डीपीएसपी के अंदर है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी मर्जी है कितना वो देंगे कितना नहीं देंगे। तो फिर भी हमारी जब अब इतनी सक्षम हो गई है सरकार कि 26 हफ्ते का हमें जो है लीव देती है या हमें छुट्टी देती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 43 की। हमारा अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरों के लिए उचित भत्ते एवं अवकाश के अवसर प्रदान करना और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का तो हमारी जो जोर था ये इसी चीज़ पे था। कुटीर उद्योग मतलब बोलते हैं जो हाथ से काम होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, टेक्सटाइल कंपनियां नहीं लगाकर वो हाथ से जो है कपड़ा बुने, कपड़ा जो है ऊन को जो है चरखा चलाएं, और हाथ से चलने वाली जो हमारी जितनी भी कंपनियां या काम हैं उनमें वो अपना योगदान बढ़ाएं, मतलब जो बड़ी कंपनियां उनको छोड़कर। तो उसी को कुटीर उद्योग बोलते हैं कि अपने जो हाथ से किए हुए काम है, ऐसे जो उद्योग है, ठीक है। तो ये कह रहा मजदूरों के लिए उचित भत्ते व अवकाश। ऐसा है क्या? मजदूरों के लिए उचित भत्ते हैं? देख लो, जब आप कोई सरकारी नौकरी लगते हो तो आपको एक मिनिमम भत्ता मिलता है ना, मिनिमम भत्ते मिलते हैं ना। तो ये भत्ते जो मिलते हैं ना, ये आप जो है जबरदस्ती सरकार से ले सकते। सरकार की मर्जी है कि आपको भत्ता कितना प्रदान करेगी, और जिस नौकरी पर आप लगते हो उसमें पहले लिखा है कि इसमें इस नौकरी पर इस ग्रेड में, मान लिया ग्रेड की जो अगर आप बी की नौकरी कर रहे हो तो इसमें 4200 रुपया भत्ते पर आप नौकरी करोगे। तो ये दिया हुआ है सरकार ने, जो भी हमारी डीपीएसपी का भाग है, जो कि हमारी जो बिल्कुल जो सरकार है वो हमारे कभी बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है। और अवकाश भी प्रदान करती है वो, मतलब अभी सरकार इतनी सक्षम है कि वो अभी अवकाश भी प्रदान करती है, और एक भत्ते का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया हुआ है कि इस मजदूर को कम से कम इतने तो पैसे मिलेंगे चाहे कैसी भी स्थिति हो देश में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी कोरोना समय में जो भत्ते थे, ये बढ़े हुए भत्ते, अलाउंसेस वगैरह थे, ये सरकार ने बंद कर दिए थे 2 या 3 साल के लिए। अब इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? जाओ, क्या कर लेगा इसका? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये डीपीएसपी का भाग है, ये डीपीएसपी में लिखा है, ये राज्य की मर्जी है। राज्य जितना सक्षम होगा इतना कार्य करेगा। तो राज्य उस टाइम सक्षम नहीं था, पैसा नहीं था, कोरोना था, लॉकडाउन था, तो उसने ये बंद कर दिया। अगर ये फंडामेंटल के कोई से उसमें होता, अगर अनुच्छेद 12 से और अनुच्छेद 35 के अंदर ये बात लिखी होती तो कोई माई का लाल नहीं इस चीज़ को रोक सकता था। कोई माई का लाल पैदा नहीं है भारत में, कोई सरकार की इस भत्ते को कम कर सकता था या रोक सकता था। लेकिन ये चूंकि ये डीपीएसपी का भाग है, इसलिए जो भाई हम ये सरकार ने
बीच बीच में इसको रोकती है, कम करती है, कभी बढ़ा देती है, लेकिन एक हाँ निश्चित दे रखा है कि इससे कम तो आपको मिलेंगे नहीं, इतने तो मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डीपीएसपी का हमारा भाग है। अब हम चलते हैं भाई कहाँ, अब हम चलते हैं हमारे अनुच्छेद अगला 43A। अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए। अब फिर से देखो भाई, क्लॉज ए आ गया, इसका मतलब है कि ये हमारा संविधान में बाद में जुड़ा है, ये मूल संविधान में हमारा नहीं था। ठीक है, अब ये कौन से जुड़ा है, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है, तो ये फिर वही 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 जो हमारा हुआ था 1976 में, इंदिरा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो हमारे ये है ना कारखाने जो हैं, जो हमारे कारखाने हैं कंपनी में, उनमें जो कर्मचारी हैं, हमारे जो कर्मकार हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनको जो है हमारे उसमें डिपार्टमेंट में या उनके जो हमारे सीनियर जो अधिकारी हैं उनमें उनका भी योगदान हो। ठीक है, जैसे मजदूरों या कर्मकारों का कंपनी के प्रबंधक में क्या, प्रबंधक में योगदान, प्रबंधन में योगदान, प्रबंधन में योगदान मतलब कोई कंपनी है तो उसमें जो हमारे मजदूर वर्ग है उनको ना उनसे सलाह ली जाती है, ना उनसे मीटिंग करी जाती है। जो हमारे बड़े उच्च अधिकारी हैं उनका आपस में डिस्कस हो जाता है कि आज इनको इतना भत्ता दे दो, इतना इनको सैलरी में बढ़ोतरी कर दो, इतनी कम कर दो, इस कंपनी में ये नियम लागू कर दो, मजदूरों के लिए ये नियम लागू कर दो। ऐसे मतलब ये है कि उनमें किसी भी मजदूर वर्ग का उसमें कहीं भी बैठक में शामिल होने की प्रक्रिया नहीं है, जिसको हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे जहां हमारा मजदूर वर्ग जिसके लिए रात दिन काम कर रहा है उसके प्रबंधन में उसका कोई योगदान नहीं है तो वो अपने हित में क्या काम कर लेगा, या उसमें उसका क्या जो है कौशल शैली दिखाई देगी, वो तो उसमें नौकर की तरह ही काम करेगा। अगर आप उस नौकर को हफ्ते में एक दिन बैठा के अपने प्रबंधन में, अपनी बैठक में आप अपने पास उससे थोड़ी सी सलाह ले लो तो उसका जो है मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा, वो अपने कार्यशैली को दुगनी कर देगा। आपकी जो कंपनी का जो उद्धार होना था, जो आपकी कंपनी में जो इंक्रीमेंट होना था, उसमें और ज़्यादा हाथ जो है वो बढ़ाएगा फिर। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी कहाँ है, अभी तो कहीं नहीं है। तो ये हमारा आर्टिकल जो है हमारा 43वां कहता था। ठीक है, फिर आता है हमारा 43 का बी। आर्टिकल 43 बी मतलब भी यही है इसका भी कि ये भी हमारे संविधान में बाद में जुड़ा है, पहले नहीं था। तो बाद में जुड़ा है तो कौन से जुड़ा है, ये जुड़ा है 1970 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। 1917 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था कब हुआ, वो हमारा 97वां 2011 में। इसमें क्या था हमारा, सहकारी समितियां थी, सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव्स थे, जो हमारी कोऑपरेटिव हैं उनका मामला, या यूनियन कोऑपरेटिव जो हमारी उसमें हमारे अनुच्छेद 43B में जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना अगला आर्टिकल जो है हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 44 कहता है यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिवर्सल सिविल कोड या समान सिविल संहिता। क्या, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पूरे भारत देश में अभी ये लागू है क्या, अभी नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, यूसीसी लागू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मान लिया हमारे यहाँ अभी हिंदू, एक तरफ तो हिंदू है और एक तरफ हमारा है मुस्लिम।
जिस दिन ये लागू हो जाएगा हमारे पूरे देश में, उस दिन क्या होगा, जो हिंदू जो मैरिज के लिए जो भी प्रावधान है, या इनके तलाक को लेकर जो प्रावधान है, या हिंदू जो लड़की या महिलाएं हैं उनको लेकर जो प्रावधान है, वही हमारे सेम मुस्लिम के लिए हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ जो तलाक के या सॉरी जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उनको, डिवोर्स के जो हमारे जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर, सजा है, वो अलग है। और यहाँ 3 तलाक बोलते हैं जिसको, 3 तलाक के लिए प्रक्रिया या सजा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारे यहाँ भी यूसीसी हमारा पूरी तरह से लागू नहीं है। जिस दिन लागू हो जाएगा तो ये भी ऐसी हो जाएगा, जैसे हिंदू में डिवोर्स देते हैं ऐसी मुस्लिम वर्ग में दे दिया जाएगा। जो भी नहीं है, होगा कब पता नहीं। राज्य बोलता है जब राज्य सक्षम हो जाएगा, जब इस चीज़ को लागू करने के लिए सक्षम होगा, तब हमारा राज्य इसको भी लागू कर देगा। किसको? जो हमारा यूसीसी है। ठीक है, आ जाओ। हमारा नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 45 बोलता है, आर्टिकल 45 में पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फ्री एजुकेशन थी, फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन थी। ठीक है, अब एक बात आपको मैं समझा दूं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन, बस ऐसे लिख लो, संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो हमारा 2002 में हुआ। ये भाई इतना जरूरी है, इससे इतने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से देखिए। ये ऐसा जो हमारा संविधान संशोधन है जिससे हमारे संविधान के जो 3 भाग हैं उनमें इससे अमेंड हुआ या संशोधन हुआ। पहले में क्या जो हुआ, हमारा जो मौलिक अधिकार है, मतलब भाग 3 में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा का जो प्रावधान है, पढ़ाया है ना मैंने, वो एक केस भी पढ़ाया था मैंने उसमें आपको, वही की बात कर रहा हूं। वो भी 86वें संविधान संशोधन से हुआ था। तो भाग 3 में चेंज हुआ, भाग 4 में अब आप इसको पढ़ ही रहे हो। भाग 4 कौन सा है? जो हमारे डीपीएस भी चल रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल 45 है इसमें चेंज हुआ 86वें संविधान संशोधन से। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान था इसमें पहले, तो इसको तो निकाल कर, क्योंकि अब राज्य इतना जो है सक्षम हो गया है कि अब इस उम्र दराज के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा दे देगा, तो ये तो निकाल के हमारा कहाँ रख दिया था? मौलिक अधिकार में रख दिया, फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार था उसमें डाल दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या बचा फिर? 6 से 14 तो वहां चले गए, अब इसमें बचा है 0 से 6 वर्ष के लिए। अब 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य है या दायित्व है कि वो उनको शिक्षा प्रदान करेंगे, उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। ये हमारे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है फ्री शिक्षा। ठीक है, तो इससे जो हमारा एक चेंज हुआ, एक तो भाग 3 में हुआ, एक भाग 4 में हुआ। एक जो चेंज होगा इससे, एक हमारे भाग 4 ए जो है 44 का, वो भाग 4 का भाग कै, मतलब उसमें क्या है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। एक बार हमारा ये संविधान संशोधन उसमें चेंज करेगा, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे होंगे। अब तो सिर्फ आप ये लगा लीजिए कि हमारे जो 86वां संविधान संशोधन है, हमारा 3 जगह हमें संविधान में इसने अमेंड किया है या संशोधन किया है। 86वां बोलता है जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों के संबंधित प्रावधान करेगा। आर्टिकल 40 बोलता है जो हमारे SC/ST हैं, उनके लिए शिक्षा या शैक्षणिक अधिकार के लिए प्रावधान करेगा। SC/ST और इसमें और जोड़ लीजिए क्या? OBC, जिसकी एक शाखा है उसने अभी आपने देखी होगी, मोदी सरकार ने EWS की प्रक्रिया लाई है, EWS।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस की प्रक्रिया क्या है, ये तो है जो हमारे कुछ ऐसे वर्ग हैं जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं या अनुसूचित जनजाति, जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए जो समान शिक्षा या शैक्षणिक जो हमारे कार्य हैं उनमें जो भागीदारी अधिकार उनका पूरा मिले, उनके लिए हमारा ईडब्ल्यूएस का जो हमारा प्रावधान किया है। ईडब्ल्यूएस के प्रावधान से क्वेश्चन आता है कि ये कौन संविधान संशोधन से हुआ था, तो ये हमारा 103वां जो संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन, उससे हमारा ये लागू हुआ था। देखिए ईडब्ल्यूएस की स्टार्टिंग ई ऐसे है ना और 3 ऐसे है, तो ये ध्यान रख लीजिए 103वां संविधान संशोधन था। जीएसटी कौन सा था, सॉरी जीएसटी था हमारा 101वां संविधान संशोधन था, ठीक है। अब हमारा 45वां हो गया, 46वां हो गया है। अब हमारा जो 47वां है आर्टिकल 47, आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 बोलता है हमारा क्या कि राज्य पोषण के स्तर, जो हमारा राज्य जो है, हमारा जो पोषण का स्तर है, पोषण के स्तर में बढ़ोतरी या योगदान करेगा। पोषण के इसमें हमारा सभी नागरिकों को मदद करेगा या उनको पोषण जो हमारा स्तर है उसमें बढ़ोतरी करेगा। तो एक चीज और लिखी है इसमें कि जो हमारे नशीले पदार्थ हैं, जो हमारे नशीले पदार्थ हैं उनके नियोजन या रोकथाम के लिए काम करेगा, रोकथाम करेगा। अब एक बात देखो, जो हमारे नशीले पदार्थ की रोकथाम है या प्रोविजन ऑफ ए, अब बोल सकते हैं ना कि डेंजरस स्पीसीज है या डेंजर जो है, आप बोल लीजिए कि एल्कोहलिक जो हमारे लिक्विड हैं उनके जो रोकथाम के लिए जो हमारा काम करता है, अगर ये हमारा डीपीएसपी के भाग में ना होकर ये हमारा अगर मौलिक अधिकार होता, ये तो कब से बंद हो जाते। हमारे कितने लोग ऐसे हैं समाज में कि इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ले जाके बोलते कि सर देखिए ये लिखा है हमारे कि नस्ली पदार्थ पर रोकथाम करेगी राज्य, अब नहीं कर रही है तो इसको बंद करवाइए, तो बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, एल्कोहल वेल्कोहल सब बंद हो जाती। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे वो बहुत शातिर दिमाग के थे, उन्होंने बोला यार जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर दावत कैसी रहेगी, दावत में क्या होगा, ठीक है। एक मिनट, हेलो, क्लास में हूँ, बता दूंगा। लेकिन ये उन्होंने क्या डाला कि भाई इसमें ऐसा करो, थोड़ा बहुत तो मनोरंजन की इन्हें भी छूट दो भाई, इन्हें मौलिक अधिकार में ना डालकर इन्हें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दो, डीपीएसपी में डाल दो कि जब राज्य चाहे अपनी मर्जी से जब उनको खत्म कर दे। और राज्य क्यों खत्म करेगा, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली दारू से होती है, सबसे ज़्यादा बिक्री जो तीज त्यौहार पर हमारी इससे होती है, दारू से होती है। लेकिन जब सरकार को लगेगा कि हाँ देश की उन्नति के विपरीत ये कार्य हो रहा है, जब ये बिल्कुल भारत के पतन की ओर हमें ले चल रही है ये चीज़ें, तब उसको जाके हमारे इसमें से हटाकर अमेंड करेगी, फिर कोई सा संविधान संशोधन करेगी और इसको हमारे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाएगा, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाएगा। और मौलिक अधिकार में जोड़ने का एक सीधा सीधा मतलब मैंने बताया था, ये स्वतः ही लागू हो जाएगा, फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। फिर कोई अगर आपको पीते हुए देखेगा तो एकदम फ़ोन करेगा, और एक बार जो अगर वो चीज़ बंद हो गई तो फिर ये मान लीजिए समाज में सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब आया आर्टिकल 48, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, 48 कहता है कृषि के लिए, कृषि या पशु के जो वैरायटीज़ हैं, या कृषि या अब बोले पशु की वैरायटीज़ के लिए कोई ना कोई नई संस्था या नए उनके लिए कोई स्पेसीज वगैरह का जो बंदोबस्त है वो राज्य करेगा समय समय पे। जैसे हाइल्ड वैरायटी जो है, या आप बोलिए पशुओं में अगर हम भैंस की बात करें तो इसमें नई नई नस्ल की भैंसें आती हैं जो उनको उत्पादन को, दूध के उत्पादन को बढ़ाती हैं। ऐसी इसकी हाई बिल्डिंग वैरायटीज़ आती हैं हमारी जो है, इसको लेकर अनाज को लेकर आती हैं, चावल को लेकर आती हैं,
ग्रीन रिवोल्यूशन जो थी वो आई थी हमारी, तो वे किसके भाग हैं? वो डीपीएस के भाग हैं कि समय समय पर कृषि से लेकर या हमारे पशु को लेकर ये ऐसी प्रक्रिया यंत्र हमारे हमारी सरकार है वो समय समय पर इसका नियोजन या इसके जो ऊपर काम करेगी, जिससे हमारे राज्य के सभी जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं उनमें बढ़ोतरी हो और हमारे देश की जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि और पशु के जो संवर्धन की तकनीकों में बढ़ावा देना है। ठीक है, कृषि और पशुपालन की विधि में संवर्धन में बढ़ावा देना है। मतलब यही है कि उन्हें कोई ना कोई वैरायटीज़ नई नई तकनीकें इस्तेमाल करे राज्य सरकार, उनके लिए नई नई बीज या उनका भंडारण का यूज़ करेगा। ठीक है, अब इसमें बात आती है अनुच्छेद 48 के ए की। 48 ए मतलब वही है प्राकृतिक पर्यावरण वन्य जीवों का संरक्षण है। 48वां क्या है? 48वां ए आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पहली बार जिक्र हुआ है। ए मतलब बाद में जुड़ा है ये 48वें का ए, और कब जुड़ा है? ये भी हमारा 42वें संविधान संशोधन जुड़ा है जो हमारा 1976 में हुआ था। क्या है इसमें? इसमें है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण है। जो प्राकृतिक पर्यावरण है उनके लिए नए नए एक्ट बनाना, जो वन्यजीव है उनके संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ करना। जैसे अब सरकार ने करा भी है, क्या करा है? जैसे हमारा तुमने देखा होगा जो हमारी हाथी परियोजना है, हाथी परियोजना हाथी को संरक्षण के लिए है। टाइगर प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनके बचाने के लिए ये हमारी नई नई जो परियोजना है ये हमारी भारत सरकार जो उन्हें लागू करती है। तो ये भी किसका भाग है? ये हमारे डीपीएसपी का भाग है जो हमारे समय समय पर राज्य करता है। अब इतना सक्षम है कि हमारे इनके जो बचाने के लिए इनके संरक्षण के लिए हमारा राज्य सरकार अब या केंद्र सरकार कदम उठाती है, क्योंकि अब इतनी सक्षम है कि वो कहीं एक जगह लेकर उसको वन्यजीव घोषित कर देगी और वहाँ पर अपनी तरफ से जो भी कोई ऐसा जीव है जो लिप्त होने की स्थिति में है या ऐसा कोई जीव है जिसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, जैसा लोयन है, हाथी है, ऐसी चीज़ें हैं बहुत। ठीक है, तो उनको संरक्षण के लिए हमारा अनुच्छेद 48 का ए बात करता है। ठीक है, 49वां बात करता है राष्ट्रीय धरोहर का महत्वपूर्ण स्थान व संरक्षण। 39 बोलता है राष्ट्रीय धरोहर एवं महत्वपूर्ण स्थान का संरक्षण। जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है जिसको हम हेरिटेज साइट्स बोलते हैं, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल, जैसे हमारे ताजमहल की देखभाल, वो तो साफ बना के चले गए हैं, ये हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी देखभाल, इनमें पेंट लिस्सी पुत्ती, कब इनकी सफाई, कब इनका पर्यावरण, उसका जो है हमारा पार्क का जो कार्य करना है, कब हमारे लाल किले की दीवार है उनको सेट करना है, कब उनके लिए क्या काम करना है, मतलब उनका सारा संरक्षण है। और जो महत्वपूर्ण स्थान है उनका भी सॉरी लैपटॉप 2 बार बच चुका है अभी गिरने से, ये जो है काफ़ी देखना पड़ता है, जो है ना नीचे जो माइक का केबल है ये पैर के नीचे आ जाता है कभी कभी, इससे काफ़ी समस्याएं हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे।
जो राष्ट्रीय धरोहर मैंने बता ही दिया है, ताजमहल वगैरह, लाल किला वगैरह, कुतुब मीनार है, बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा तो वैसे भी नाम से पता लगा, बीबी का मकबरा मतलब ज़बरदस्ती करके कुछ ना कुछ बनवाया होगा। ताजमहल तो समझ सकते हैं एक प्यार की निशानी है, वो आपको पता है कैसी निशानी है, लेकिन बीबी का मकबरा यार हमें तो नहीं लगता प्यार की निशानी है, ये तो लगता है ज़बरदस्ती उनकी छाती पर दाढ़ मल के कूट के बनवाया गया है कि ये प्यार की निशानी तुझे मुझे बनवानी पड़ेगी। तो बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा का नाम बदलकर मुझे लगता है बीबी का मशवरा कर देना चाहिए कि हमारी बीबी का मशवरा था। ये मशवरा बोलते हैं सलाह को, या किसी आपस में बातचीत को, कि मशवरा कर रहे हैं, किस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो बीबी का मशवरा उसको बात कर देनी चाहिए। ठीक है। 50 बोलता है हमारा आर्टिकल, क्या बोलता है आर्टिकल 50? साफ साफ लिखो, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, क्या बोलते हैं? पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण मतलब ये है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से अलग होना या अलग करना। ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी है ही। कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप करती है क्या न्यायपालिका काम में? बताइए हमें, करती है? नहीं करती है, क्योंकि न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र हो चुकी है अब कि अपना फैसला अपने आप लेती है। कुछ समय पहले नहीं था, कुछ समय पहले मतलब आज़ादी से पहले नहीं था ऐसा, वहाँ पे कुछ बात माननी पड़ती थी, लेकिन उसके बाद संविधान के बाद न्यायपालिका अलग काम करती है अपना स्वतंत्र रूप से, और कार्यपालिका अपने स्वतंत्र रूप से अलग कार्य करती है। हालांकि कार्यपालिका का काम किया हुआ इसको न्याय पुनर्विलोकन बोलते हैं, जिसको जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं, वो हमारा न्यायपालिका करती है, लेकिन फैसला वो फिर भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होने के आधार पर नहीं करती। न्यायपालिका स्वतंत्र अपना फैसला करने के लिए, इसका मतलब न्यायपालिका का काम अलग है, इसके हमारे जो ऑफिसर्स वो अलग काम करते हैं, इसकी बिल्डिंग अलग है, इसका काम अलग है, इसका कोई हस्तक्षेप हमारा ये जो कार्यपालिका नहीं करेगी इसके कार्य में, और कार्यपालिका काम में हमारा कोई हस्तक्षेप न्यायपालिका नहीं करेगी। हालांकि कार्यपालिका काम होने के बाद हस्तक्षेप हमारी न्यायपालिका कर सकती है, लेकिन इसको हम न्यायपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण नहीं बोल सकते हैं। पृथक्करण का मतलब ये सेपरेशन ऑफ वर्क्स, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ वर्क्स। ठीक है, वो सेपरेशन ऑफ वर्क्स हमारा हमें दिखाई देता है, सीधी बात ये है। ठीक है, सब चीज़ें। आर्टिकल 51 जो आज हमारे डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। देते हैं क्या? खूब दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना खूब दे रहे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। तो यही हमारे क्या थे? डीपीएसपी थे। एक बार फिर बता दूं मैं, जो डीपीएसपी हमारे अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, भाग 4 में है, आयरलैंड से लिए गए हैं। इसमें जो है हम किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है, मतलब इन्हें हम किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते हैं, सीधा सीधा मतलब ये है। हमने क्या पढ़ा अब तक संविधान में? हमने सबसे पहले पढ़ा भाग 1 जो आर्टिकल 1 से 4, फिर भाग 2 जो नागरिकता बोलते हैं, सिटीजनशिप, भाग 5 से 11। एक रिकैप करा रहा हूँ मैं, 5 से 11 क्या? सिटीजनशिप, भाग 2, भाग 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। उसके बाद भाग 4 जो हमारे डीपीएस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी जो हमारे 36 से 51 तक है। ठीक है, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल जो डीपीएसपी, इससे हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, जो हमारे 11 होते हैं। पहले 10 थे, जो 11वां जुड़ा वो 86 संविधान संशोधन 2002 से जुड़ा। हाँ ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे उनमें कि हमारे जो 9 तरह की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इंदिरा गांधी के समय जो हमारे वो हुई थी, उसमें जब वो लागू हुई थी उस समय बहुत विरोध हुआ था लोगों के। ये बातें हम सारी उस वीडियो में करेंगे। एक बार रिकैप करा दिया है मैंने, और एक वीडियो अब जो हम अब भाग 4 तक कर लेंगे ना फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक, इसके बाद में क्वेश्चन 3 लाऊंगा। उसमें आप देखना किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के, कोई 1 डे हो, 2 डे हो, 3 डे हो, 4 हो, टेस्ट मैच हो, किसी भी मैच के हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ,
लेखपाल वेकपाल किसी के भी हों, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस आरओआर किसी के पेपर हों, उनके सबके क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और देखना जो क्लासेस कराई हैं इनसे अगर बाहर आपको क्वेश्चन जाए तो भाई को आप कह देना है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।